गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 4 मार्च 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर कुछ कॉमन आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक न्यूज़पेपर से हम उनको करेंगे जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से दिए गए होंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, और आप लोगों में से कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर आकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए, इसमें एक तो जो भी आर्टिकल्स हम न्यूज़पेपर के अंदर डिस्कस करेंगे उस आर्टिकल के आपको प्रीलिम्स के लिए जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट्स हैं वो आपको एज अ समरी के रूप में मिल जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर जो पीपीटी डिस्कस हो रही है उसका आपको पीडीएफ भी मिल जाता है डेली बेसिस पे। तो जो आर्टिकल्स हैं या जो और अदर आर्टिकल्स आए हुए हैं, कोई इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, कोई जानकारी इंपॉर्टेंट्स है, तो वो सब आपको यहाँ पर ग्रुप में मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल की तरफ कि वाइट रेवोल्यूशन 2.0 एक्चुअली में है क्या। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है वाइट रेवोल्यूशन। बहुत सारे रेवोल्यूशंस की हमें पता है, बातें होती हैं, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन की जब भी बात होती है तो हमें पता है कि हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के रेलिवेंस में। यानी कि इंडिया एक टाइम पर, जब इंडिया में एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा समृद्ध नहीं था, उस टाइम पे क्या बातें चल रही थी कि हमें इंडिया से भुखमरी को ख़त्म करना है और फूड सिक्योरिटी को लेकर आना है। इसी की वजह से फूड सिक्योरिटी आती है नॉर्मन बागचुआ की वजह से। अब नॉर्मन बागचुआ कौन थे? ये एक यहाँ पर रिसर्चर थे। मैं इसकी अगर बात करूँ आपको, तो ब्राज़ील की तरफ में इन्होंने वीट की जो ड्वार्फ फॉर्म है उसको बनाया, और उसी को यहाँ पर हमारे यहाँ पर समानानंदन जो है वो एज अ रिसर्चर जो थे वो इनको बुलाते हैं। और उसके बाद में हमारा जो वीट है, खास करके वीट प्लस राइस, इन दोनों चीज़ों को इंडिया की पंजाब और हरियाणा जो स्टेट है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लाया जाता है। और आज हमें पता है कि यही एक कारण है कि इंडिया के अंदर जब ग्रीन रेवोल्यूशन आता है तो उसके बाद से आज इंडिया आफ्टर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, 50 साल के बाद में क्या हो गया है, पूर्ण रूप से फूड सिक्योर कंट्री बन चुकी है। यानी कि इंडिया कह रहा है कि मैं दूसरी कंट्रीज़ में भी आपको फूड भेजूंगा, मेरे पास इतनी सिक्योरिटी है। लेकिन जब हम 1948 की तरफ जाते हैं या फिर 1951 में आते हैं, तो इंडिया की खुद की पॉपुलेशन के लिए हमारे पास पूरा का पूरा खाना नहीं होता था। ये था ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट। ऐसा ही जब हम ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, वाटर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, वाटर सिक्योरिटी करनी है, साथ में मैरीन के जो प्रोडक्ट है उनकी बढ़ाना है। ऐसी ही एक टर्म होती है वाइट रेवोल्यूशन। अब वाइट रेवोल्यूशन से क्या मतलब है? देखिए, वाइट से मतलब होता है डेयरी का। डेयरी यानी कि दूध हो सकता है, या फिर आपका जो दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो वाइट रेवोल्यूशन, पहले इंडिया के अंदर वाइट रेवोल्यूशन आता है, और ये वाइट रेवोल्यूशन जब आता है तो ये वाइट रेवोल्यूशन लेकर आया गया था अमूल के द्वारा। यानी कि हर जो इंडिया के फार्मर्स है, गुजरात में ये कंपनी बनती है, और वो सब यहाँ पर 12 से 13 लाख गायें जो होती हैं, काउस जो होती हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है, और उसके बाद में इंडिया की जगह जगह पर इसको भेजा जाता है। लेकिन आज के टाइम पे बात हो रही है वाइट रेवोल्यूशन 2.0 की। अब ये बात कहाँ से आ गई है और क्यों ऑथर इस पे इतना ध्यान कर रहे हैं, चलिए उसको समझते हैं। अभी यहाँ पर एक गवर्नमेंट के द्वारा सर्वे रिलीज़ किया गया था जिसका नाम था हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। देखिए, ये जो सर्वे आता है ये बताता है कि इंडिया के अंदर 2022 और 23 का जब हम डाटा देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इंडिया की जो रूरल जनता है, यानी कि ग्रामीण जनता है, और अर्बन जनता है, दोनों ही सबसे ज़्यादा जो फूड के अंदर एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी कि खर्चा करते हैं, वो सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर एक परसेप्शन ये बना हुआ है कि मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट जो भी है वो एक सुपर फूड है, एक अच्छा खाना है, न्यूट्रिशन है, और इसी वजह से इतना ज़्यादा लोग यहाँ पर इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा खाने में अगर खर्च हो रहा है तो
इसको अगर मैं रूरल एरिया में बताऊं तो समझ में आता है कि महीने का लगभग 314 रुपये एवरेज हर इंसान दूध के ऊपर खर्च करता है। अर्बन में अगर हम आते हैं तो अर्बन में ये थोड़ा सा बढ़कर हो जाता है 446 रुपये, यानी कि 500 रुपये एवरी पर्सन इन इंडिया जो है वो खर्च कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इससे ज़्यादा खर्च करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी खर्च नहीं करते। लेकिन अगर एवरेज हम निकालते हैं तो सभी का, आप चाहे बिल्कुल भी डेयरी का इस्तेमाल ना करते हो, लेकिन एवरेज इतना निकल के आ रहा है। अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, वाइट रेवोल्यूशन या फिर मिल्क के अंदर क्या चैलेंज है कि इंडिया के अंदर मांग तो बहुत है, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है मिल्क या मिल्क से रिलेटेड जितनी भी सप्लाई की चीज़ें हैं, लेकिन खपत अगर हम बोले, मांग तो है लेकिन उतना ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पा रहा है। और सप्लाई ना होने के कुछ कारण हैं, जैसे कि एनिमल की यील्ड कम है, एक एनिमल जो है वो कम दूध दे पाता है, इसी वजह से सप्लाई में कमी है। दूसरी बात यह है कि 50-50 जितने आपके काव्स का बर्थ होता है या फिर आपके जो काल्स होते हैं उनका बर्थ होता है, तो इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि 50% वो ऐसे उनका जन्म हो जो कि मेल हो। अब अगर ज़्यादा मेल है, 50% मेल होने के चांसेस है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो तो अब मिल्क नहीं दे सकते हैं, दूध नहीं दे सकते हैं। तो इसी वजह से एक ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि हमारी जो डिमांड है उसको हम सप्लाई अच्छे से कर पाए, पूरी कर पाए। अब इसके लिए क्या क्या सुधार बताए गए हैं? सुधार अगर हम बोले तो सॉल्यूशन ये बताए गए हैं कि पहली बात तो पर एनिमल यील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अगर एक एनिमल सिर्फ 2 kg दूध देता है या 10 kg दूध देता है तो उसकी जो यील्ड है उसको और ज़्यादा बढ़ाओ। अब ये कैसे बढ़ाएंगे आप? इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से उनको न्यूट्रिशन फूड देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि मिक्स्ड करके, इनफर्टिल करके उनको एक जैसा ही हाईली जो जीन होते हैं, अच्छे जो जीन बनते हैं, एक मान लीजिए एक गाय है जो 20 kg पर टाइम अपना मिल्क निकालती है, आप उसी के जीन्स को लीजिए, जेनेटिक वेरिफिकेशन करने के बाद और मिक्स करने के बाद आप इसी से दोबारा ऐसी ही गाय का और ज़्यादा जन्म करवाइए। तो इससे क्या होगा कि इन्हीं के जीन से जो दूसरी गाय या दूसरी भैंस का जन्म हो रहा है वो क्या हो रही है, वो फिर से 20 से 25 kg पर टाइम मिल्क को देगी। तो ये होता है कि एक तो आप अच्छे तरीके से सुपीरियर जीन की गाँव को ही यहाँ पर लेके आ रही है। दूसरा तरीका है, एक तरीका होता है जिसको बोला जाता है सेक्स सॉर्टेड सीमन। अब ये सेक्स सॉर्टेड सीमन क्या होता है कि आपने पहले ही जो सेक्स है, आपका जो जेंडर है, उसको शॉर्ट कर लिया, जैसे अमूल के द्वारा ये किया जाता है। कैसे किया जाता है कि आपको पहले ही पता होता है जो आप सीमन यहाँ पर डाल रहे हो, या तो आर्टिफिशियल तरीके से या नेचुरल तरीके से, जो कि नेचुरल तरीके से थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि इसमें आप सेक्स सॉर्टेड नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हो, IVF के द्वारा कर रहे हो, तो उसमें क्या हो सकता है कि आप पहले ही देख लेंगे कि हमें ये सीमन डालना और ये क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। तो इससे, क्योंकि ये अभी तक सक्सेसफुल हुआ है, लगभग 90% जो सीमन इससे जाता है अमूल के द्वारा, वो यहाँ पर किया जा सकता है। अमूल में ये 20% तक होता है, एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो 90% ये किया जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव में बिल्कुल साथ दे रही है। हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर दोबारा बोला था कि वाइट रेवोल्यूशन 2.0 हमें लेकर आना है और उसी के ऊपर यहाँ पर काम करिए ताकि इंडिया की जो डेयरी की मांग है वो उसको भी पूरा करे, और इवन इंडिया की तरफ से जो डेयरी के प्रोडक्ट बनते हैं उनको वो क्या कर सके, बाहर एक्सपोर्ट भी कर पाए। तो मल्टीनेशनल लेवल पर यहाँ पर अप्रोच की गई है कि इंडिया को इतना सशक्त बनना है, इतना अच्छा बनना है कि वो बाहर की जो मांगे है उनको भी यहाँ पर पूरी कर पाए, जिसकी वजह से जो खर्च आता है, खास करके फोडर वगैरह के ऊपर खर्च आता है या फिर रॉ मटेरियल जो होता है खिलाने के लिए गाय भैंसों को, उसका भी थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस तरीके से हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें से हम, जो कमर्शियली डेयरी कंट्रीज़ के नाम से ही जानी जाती है, उनसे हम आगे सीख ले सकते हैं और आगे इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंडियन एक्सप्रेस से। कह रहा है व्हाई ओबेसिटी अंडर न्यूट्रिशन हाई इन इंडिया, व्हाट अ लैंसेट स्टडी सेज। देखिए, लैंसेट एक जर्नल है और उस जर्नल के अंदर आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, एक स्टडी की गई है। उस स्टडी के अकॉर्डिंग
जो रिसर्च बताती है वो बताती है कि इंडिया के अंदर ओबेसिटी और अंडर न्यूट्रिशन दोनों ही एक साथ में बढ़ रहे हैं। अब ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी का मतलब होता है हिंदी के अंदर मोटापा, और अंडर न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि अंडर न्यूट्रिशन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कुपोषण भी इसको बोला जा सकता है, यानी कि पोषण की कमी है। अब मोटापा होता है क्योंकि आप ज़्यादा डाइट खाते हैं, कुपोषण न्यूट्रिशन होता है क्योंकि उस डाइट के अंदर, उस खाने के अंदर पोषण नहीं होता है, न्यूट्रिशन नहीं होता है। रिसर्च बताती है कि इंडिया के अंदर पिछले 32 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी भी बढ़ रही है, और अंडर न्यूट्रिशन तो हमेशा से इंडिया में था ही। अब ओबेसिटी है क्या? अब मैंने आपका नाम लेके बता दिया है कि मोटापा है, लेकिन इस मोटापे को जांचे कैसे? तो मोटापा या ओबेसिटी जो है उसकी जांच की जाती है बीएमआई के द्वारा। बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। अगर किसी इंसान का जो कि अडल्ट है, 18 ईयर प्लस है, 20 से ज़्यादा उसकी एज है, और उसका बीएमआई 30 केजी पर माइक्रोमीटर यहाँ पर आ जाता है, तो इसको हम ओबेसिटी के अंदर गिनते हैं। फिर अगर यही डाटा हम अडल्सेंट के लिए देखते हैं, चिल्ड्रन के लिए देखते हैं, तो उसमें एज ग्रुप क्या चाहिए? उसके लिए जो हमें एज ग्रुप चाहिए होता है वो चाहिए होता है 5 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स का, और इसमें आपका जो मीन बीएमआई है, मान लीजिए किसी को फिट रहने के लिए यहाँ पर 18 केजी बीएमआई होना चाहिए, लेकिन आपका बीएमआई निकल के आ रहा है 20 केजी मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो मीन ईएमआई यहाँ पर है 18 सबका होना चाहिए था, आपसे 2 जो ज़्यादा हो गया, 20 आ गया है 18 से, तो ये हो गया है आपका ओबेसिटी का पैरामीटर। इस तरीके से इसको मापा जाता है। कुपोषण की बातें कर लेते हैं, तो कुपोषण में हमें अंडर न्यूट्रिशन की बात करनी है। मैंने आपको पहले ही आर्टिकल में समझाया कि इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद में आज इंडिया एक फूड सिक्योर कंट्री है। इंडिया के अंदर कोई भी भूखा नहीं सो सकता। हम इतने ज़्यादा फूड सिक्योर हो गए हैं। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसमें इंडिया में यहाँ पर हमारी जो एक स्कीम चलाई गई है, उस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाता है कि पीएम अन्न योजना जो है उसके अंतर्गत लोगों को 5 केजी ऑफ व्हीट और 5 केजी ऑफ राइस हर महीने पर पर्सन प्रोवाइड किया जाता है फैमिली के अकॉर्डिंगली। तो ये सब कराया जाता है, यानी कोई भी इंडिया के अंदर भूखा नहीं है। लेकिन अंडर न्यूट्रिशन, पहले क्या सोचा जाता था कि मोटापा जो होगा वो सिर्फ केवल और केवल रिच लोगों में आएगा, अमीर लोगों में आएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आपका जो फूड होता है, खास करके फास्ट फूड जो होता है, वो चीप मिलता है एज़ कम्पेयर टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जब आप कहीं पे फ्रूट्स लेने जा रहे हो या फिर आप कहीं पे वेजिटेबल्स लेने जा रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि वो आपको ज़्यादा महंगी पड़ेंगी एज़ कम्पेयर टू आपने कोई समोसा खा लिया है उसी रुपए में, 10 रुपये में, या फिर आपको ने कोई ब्रेड पकोड़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें आप खा रही हो। तो इसी वजह से आज के टाइम पे जो ओबेसिटी है वो पुअर लोगों में भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। पहली कैटेगरी की ओबेसिटी क्या है? पुअर लोगों में होगी। दूसरी कैटेगरी क्या है कि ओबेसिटी जो सबसे ज़्यादा इंडिया में मिल रही है वो वुमेंस में ज़्यादा हो रही है, महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिली है। रीज़न ये होता है कि उनके पास टाइम कम होता है, जिस वजह से वो वॉक या फिर जिमिंग जो होती हैं, ये ऐसी एक्सरसाइजेस कम कर पाती हैं लाइफ में, तो एक कारण ये है। दूसरा रीज़न है कि वो न्यूट्रिशन को एज अ फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं और ख़ुद जो है वो कम खाती हैं, तो दूसरा रीज़न उनका ये भी है कि न्यूट्रिशन उनको कम मिलता है। थर्ड रीज़न है कि लैकनेस ऑफ यहाँ पर स्लीप, वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाती हैं, 5 से 6 घंटे ले पाती हैं, खास करके जब उनके जो बच्चे होते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अभी चल रही होती है, तो 5 से 10 साल उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी पीरियड की वजह से वुमेंस के अंदर हम देख पाते हैं कि ओबेसिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। रूरल इंडिया, ग्रामीण क्षेत्र, गाँव में रहने वाली जो महिलाएँ हैं उनके अंदर आप ये फिर भी कम देख पाएंगे, जो कि केवल 18% है। और अर्बन में अगर आप आएंगे तो अर्बन में आप इसको बहुत मात्रा, लगभग डबल ऑफ रूरल कितना मिलेगा, लगभग 40% तक का ये दिखाई देती है। अंडर न्यूट्रिशन बहुत है लोगों के अंदर। कुपोषण, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पोषण, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें अलग अलग खाने से अलग अलग मिलता है। किसी से हमें विटामिन्स मिल रही हैं, किसी खाने में हमें मिनरल्स ज़्यादा मिले, किसी खाने में हमें फैट के साथ साथ प्रोटीन मिल रहा है। ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन जब हम आप ये बताइए कि जो ओबीज हो रहे हैं, खास में अंडर न्यूट्रिशन है, वो खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं या फिर और जो फास्ट फूड है वो खा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, क्योंकि
एक तो वो जो फैट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फैट होने की वजह से जो और खाने की जो तत्व होते हैं, पौष्टिक तत्व, वो उसमें मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोषण उसमें बहुत कम रह जाता है। और क्योंकि उसमें अभी आपका जो तेल वगैरह था उसी को बार बार यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो इन्हीं कारणों की वजह से जो दोहरा डबल बर्डन हो जाता है उस फूड के ऊपर, जो भी इंसान अगर उसे ले रहा है, खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो इस वजह से वो ओबीज भी हो जाएगा और अंडर न्यूट्रिशन भी हो जाएगा। तो ये सारी कारण अभी इंडिया में बढ़ रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ ग्रे जोन वारफेयर। देखिए, ये एक टर्म इस्तेमाल की गई है इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा, जो कि हैं जनरल अनिल चौहान। हमें पता है कि रजीना नाम का एक डायलॉग चल रहा था इंडिया के अंदर। अब ये जो डायलॉग था, इसके अंदर अलग अलग मिनिस्टर और उनके जो डिफेंस है वो इकट्ठे हुए थे। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो भी यहाँ पर आते हैं। इवन कुछ और जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि फ्रांस और जर्मनी, इन कंट्रीज़ के भी यहाँ पर मिनिस्टर्स आते, इकट्ठे होते हैं और बातें करते हैं, आपस में डायलॉग करते हैं। इसी में हमारे एक यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ जनरल थे जिन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया। अब ऐसे जो आर्टिकल आते हैं ना, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्चुअली में ये जो वर्ड है ग्रे जोन वॉरफेयर, ये है क्या। तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्या है? देखिए, ग्रे हमेशा दो चीज़ें होती हैं। ग्रे कहाँ पे आता है? ब्लैक एंड वाइट के बीच में आता है। इसीलिए बोला भी जाता है कि हर चीज़ आप ब्लैक एंड वाइट में नहीं रख सकते हो। ना तो आपका ब्लैक है पूर्ण तरीके से, ना वाइट है, बीच में क्या होगा? ग्रे होगा। तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो समझ पाएंगे ग्रे जोन वॉरफेयर यानी कि युद्ध चल रहा है। ना तो वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है और ना ही वो बिल्कुल शांति है। वाइट का क्या मतलब होता है? शांति है, पीस है। और ब्लैक का क्या मतलब होता है? कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। लेकिन ग्रे क्या है कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, शांति भी नहीं है, बीच में चल रहा है। जैसे कि कोल्ड वार का एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्योंकि यूएसएसआर और जो 1951 के बाद हम देखते हैं कि यूएसएसआर जो यहाँ पर है और यूएसए जो था, दोनों ही कंट्री न्यूक्लियर कंट्री थी, जिस वजह से डायरेक्टली वो एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं कर सकती। तो इसी वजह से इकोनॉमिक तरीके से एक दूसरे पे हमला करना, किसी का सामान ना लेने देना, या फिर हम देख पाते हैं कि डेप्ट ट्रैप्ट, जैसे कि चाइना करता है कि कर्ज इतना दे देता है, उसके बाद उसको कब्जे में आपको आना ही पड़ता है, मानना ही पड़ता है। तो ये सारे कारण हैं, ये सारे रीजन है जिसको ग्रे वॉरफेयर बोला जा रहा है, कि आप इनडायरेक्ट तरीके से वॉरफेयर में हो भी और आप डायरेक्टली लड़ भी नहीं रहे हो। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं जो कि है ऑन द रेलिवेंस ऑफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखिए, अब ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग। यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बातें की गई हैं। पहली जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग वर्ल्ड में इस्तेमाल होती है वो होती है दी के नाम से। अब ये क्या है? द टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन। सेकंड हमारे पास होती है क्या हुआ, जो कि है क्वाडा कुरैलिस सिम्पटम्स। थर्ड जो होती है वो की जाती है शंघाई रैंकिंग के नाम से, जो कि है एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। अब ये कुछ ऐसी रैंकिंग है जिसके हिसाब से बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। यानी कि पैरामीटर क्या होंगे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, आपके अंदर जो स्टूडेंट्स आए हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, फैकल्टी कितनी है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए, हर चीज़ के ऊपर से क्या किया जाता है, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ताकि जो स्टूडेंट है उसको भी पता चल सके कि किस यूनिवर्सिटी में उसको जाकर पढ़ना है। अब ये क्या फ़ायदा करता है? देखिए, सिग्निफिकेंस क्या है इसके? सिग्निफिकेंस ये है कि हायर एजुकेशन के अंदर, हायर एजुकेशन क्या होती है? 12th के बाद जब आप आगे बढ़ के ग्रेजुएशन करते हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो इसको बोला जाता है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के अंदर इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाइड स्प्रेड इसका इन्फ्लुएंस होता है। ये जो रैंकिंग है ये एवेल्युएट करती हैं यूनिवर्सिटीज़ को अलग अलग फैक्टर्स में, उनकी टीचिंग की क्वालिटी क्या है, उनकी खुद की रेप्यूटेशन कैसी है। तो ये सारी चीज़ें इससे मायने रखती है। इवन अगर इस रैंकिंग में आपकी रैंक अच्छी आती है तो भी जो भी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी की रैंक इसमें अच्छा है उसकी भी रेपुटेशन इससे बढ़ जाती है। फिर जो क्रिटिक भी होती है कि सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, कुछ क्रिटिसिज्म अराइज होता है कि यूनिवर्सिटी का जो रोल है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और जो स्कोर दिया जाता है वो सिंगल स्कोर में दे रहे हैं, जिसकी वजह से डिबेट चलती है कि कंट्री की प्रोस्पेरिटी के जीडीपी के हिसाब से भी मिलता है। मान लीजिए अब हम देखते हैं कि सिंगापुर के अंदर क्या है कि जीडीपी बहुत अच्छी है और उसी के आधार पर उसकी जो यूनिवर्सिटी है उसको अच्छी रैंक मिल जाएगी, लेकिन इंडिया के अंदर उतनी नहीं है तो हमारी रैंक अब फर्स्ट जो 100 होती है उसके अंदर भी नहीं आएंगी। तो ये सारी क्रिटिक्स भी होती है खास करके जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ है उनकी तरफ से। लेकिन फिर भी अगर हम समझें कि यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग होती है वो एटलीस्ट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखती है। क्वेश्चनेबल मैट्रिक ऑफ एक्सेलेंस भी है। ये भी कहा जाता है क्रिटिक्स के द्वारा कि जो हैवी रिलायंस है यानी कि बहुत ज़्यादा निर्भरता है यहाँ पर रिसर्च एक्सीलेंस से लेकर, और जो इंस्टेंसेस है यूनिवर्सिटी के वो सिग्निफाई करते हैं जो कि वल्नरेबिलिटी को मैनिपुलेशन को भी दिखाता है कि आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बेलिफर्ड यूनिवर्सिटी जो है दी रैंकिंग में हमेशा बहुत ओवर रिप्रेजेंट की जाती है। फिर शीतवा डेंटल कॉलेज है जिसमें मैनिपुलेशन का इल्ज़ाम लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। अब कंक्लूजन यही है कि रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है हमें। ये इम्पोर्टेंट तो है लेकिन क्या इसमें ये जो है वो मैनिपुलेशन या प्रॉब्लम से फ्री है, उसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। क्या रोल है रैंकिंग का, बहुत अच्छे बेंचमार्क हम यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं इंटरेस्ट से लेके डाटा से रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंस्नेक जीन स्टडी फाइंड्स दे इवॉल्व 3 टाइम फास्टर देन अदर रेप्टाइल्स। देखिए साइंस का ये आर्टिकल है, द हिंदू से आया हुआ है। और अगर सिलेबस की बात करें तो जीएस पेपर 3 के अंदर एनवायरनमेंट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ये एनवायरनमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस के अंदर? पॉसिबिलिटी है शायद ऐसा सवाल ना आए, लेकिन क्या ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका प्रीलिम्स में। इसमें ज़रूर से ज़रूर ये सवाल पूछा जा सकता है। ज़रा सा इसको पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए जेनेटिक एक्सेलरेशन की बातें हो रही है। अभी एक स्टडी की गई थी जिसके अकॉर्डिंग पता चला है कि जो इवोल्यूशन हो रहा है स्पीशीज़ का अर्थ के ऊपर, वो हमेशा साइंटिस्ट और एंथुजियास्ट को यहाँ पर हमेशा एंथुजियाज्म के लिए रखता है, इंटरेस्ट उनका बना के रखता है। फिर हमारे पास चार्ल्स डार्विन आते हैं और चार्ल्स डार्विन जो है वो एक थ्योरी देते हैं, द थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन। अब इस थ्योरी के अनुसार जो इवोल्यूशन होता है वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है। यानी आप जितने फिटेस्ट हो, एक यहाँ पर चार्ल्स डार्विन के द्वारा बोला भी गया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि आप जितने ज़्यादा फिट रहोगे, जितने ज़्यादा नेचर के साथ अपने सिलेक्शन करते रहोगे, उतना ज़्यादा आपका सर्वाइवल का यहाँ पर चांस बढ़ता जाएगा। तो यही बात है कि कैसे हिस्ट्री के अंदर बहुत हमारे रैपिड इवोल्यूशन हो, या ह्यूमंस भी कहाँ, ह्यूमंस कभी बोल भी नहीं सकते थे, आवाज़ भी नहीं निकालते थे जब हम लोग होमो इरेक्टस थे, होमो हैबिलियस थे। लेकिन आज हम लोग जब होमो सेपियंस बन चुके हैं एवोल्यूशंस के साथ साथ में, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोल सकते हैं, मल्टी लैंग्वेज हो गए हैं। जैसे मैं ही आपको चाहूँ तो इंग्लिश में भी पढ़ा सकती हूँ, हिंदी में भी पढ़ा सकती हूँ, या अदर कोई आपकी मदर लैंग्वेजेस है तो उसमें भी बातें हो सकती है। तो ये क्या है कि एक टाइम पे जो एक भाषा नहीं जानता था वो इतना एवोल्यूशन कर गया है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो हम कितने ज़्यादा बढ़ ही चुके हैं। ऐसे ही बहुत सारे अदर एनिमल है। सबसे अच्छा जो एनिमल का एग्जाम्पल मिलता है वो मिलता है जिराफ का, कि जिराफ ने एवोल्यूशन कर करके अपनी गर्दन को लंबा कर लिया है। कुछ हज़ारों साल पहले जिराफ की गर्दन कभी भी इतनी लंबी नहीं होती थी, लेकिन टहनियों से, क्योंकि जिराफ एक बोल सकते हैं कि क्या वेजिटेरियन यहाँ पर जानवर होता है, तो सिर्फ पत्तियों को खाने के लिए वो गर्दन को खींचता गया, जिसके बाद धीरे 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 नेक्स्ट जनरेशन के साथ में गर्दन जो है वो और ज़्यादा बड़ी होती गई। रिसेंट की कुछ ऐसी स्टडी की गई है जर्नल साइंस के अंदर जिसको रखा है कि जो रेप्टेल्स है, स्नेक्स ने बहुत ज़्यादा
स्पीडली रैपिडली यहाँ पर एवोल्यूशन किया है एज़ कम्पेयर टू अदर रेप्टाइल। अब रेप्टाइल क्या होते हैं, जो अपने पेट के सहारे से चलते हैं, और रेप्टाइल के अंदर हम देख पाते हैं लिजर्ड्स होती हैं, छिपकलीज जिनको बोला जाता है। तो लिजर्ड्स वगैरह क्या होते हैं कि लिजर्ड के आप देखेंगे तो छोटे छोटे पैर होते हैं, लेकिन स्नेक ऐसे हैं कि जिनके कोई पैर नहीं होते। ये क्या है, इवोल्यूशन है। पहले स्नेक्स के भी पैर होते थे, लेकिन आज के टाइम पे इन्होंने अपने जो लेग्स हैं उनको ख़त्म कर दिया है। कुछ हाईली एफिशिएंट प्रेडेक्टर ये बन गए हैं, और रैपिड इवोल्यूशन यही इनका दिखा रहा है। जेनेटिक इंसाइट क्या क्या है, अगर हम देखें स्नेक के इवोल्यूशन के अंदर, तो रिसर्चर्स ने ये पाया है कि जब जेनेटिक एनालिसिस होता है तो यहाँ पर 1018 स्नेक्स एंड लिजर्ड, इन सभी के स्पीशीज़ को लिया गया था, और उनमें ये देखा गया है कि जो स्नेक्स हैं वो यहाँ पर लगभग 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर रेप्टाइल्स। तो रैपिड रेवोल्यूशन जो ये हो रहा है, ये नए एनवायरनमेंट नीश की वजह से हो रहा है। अब ये क्या हो गया कि डायनासोर यहाँ पे ख़त्म हो गए। नीश क्या होता है कि आप कुछ ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रहते हो, ये एक तरीके से आपका हैबिटेट होता है एनवायरनमेंट में, अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप रहते हो, और उसी के अंदर आपने अपने आप को ढाल लिया है। किसी भी 2 स्पीशीज़ की सेम निश नहीं हो सकती है। प्रीलिम्स का सवाल है, इसको हमेशा याद रखिएगा। डाइटरी स्पेशलाइजेशन में इसमें नाम रखती है कि डाइट भी इसमें है। स्टडी ने ये भी बताया है कि जो स्नेक्स इतने ज़्यादा लिजर्ड से ज़्यादा और जो अलग स्मॉल वर्टिब्रेट्स हैं उनसे ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, उसका रीज़न है कि वो स्मॉल वर्टिब्रेट्स को खा लेते हैं। इवन लिजर्ड्स वगैरह को भी वो खाते हैं, इंसेक्ट वगैरह को भी खाते हैं। जो स्पेशलाइजेशन हो गई है उनकी डाइट में, और जो डाइवर्सिफिकेशन आ गया है कि वो किसी एक ही को नहीं खा रहे हैं। जैसे लिजर्ड क्या कर रही हैं, केवल और केवल इंसेक्ट को खा रही हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि इंसेक्ट्स को भी खा जाते हैं, फिर जो छोटे रेप्टाइल्स होते हैं उनको भी खा लेते हैं, फिर छोटे जो स्मॉल वर्टिब्रेट्स होते हैं उनको भी खा लेते हैं। तो इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से शायद इनका जो इवोल्यूशन है वो ज़्यादा फास्ट हो गया हो, ऐसा स्टडी का बोलना है। खैर प्रीलिम्स के लिए बस एक पॉइंट में आप इसको याद रखिएगा कि कैसे स्नेक्स के जो जीन है वो 3 गुना ज़्यादा से यहाँ पर इवोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मेजॉरिटी ऑफ इंडियन सपोर्ट ऑथोरिटेरियनिज्म प्यू सर्वे। देखिए प्यू जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रिस्पेक्टेड सर्वे है, काफ़ी अच्छी इनकी रिस्पेक्ट है, और इन्होंने जो सर्वे किया है वो मोस्टली अच्छे तरीके से होता है। हालांकि ये जो सर्वे है इसमें इंडिया की पोजीशन काफ़ी ख़राब आई है। अब हम समझते हैं कि सबसे पहले ऑथोरिटेरियनिज्म होता क्या है। ऑथोरिटेरियनिज्म जो है वो अथॉरिटी शब्द से बना है। अब अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरियन क्या होता है, इसका मतलब है कि जितनी भी पावर है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाए। सेंट्रलाइज यानी कि किसी एक के हाथ में हो। अब अगर हम जाकर पहले चले जाते हैं मोनार्क सिस्टम में, तो हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर पावर होती थी वो सेंट्रलाइज्ड ही होती थी, ऐसा नहीं होता था। अब इंडिया में कैसी है पावर, इंडिया में पावर ना हो के फेडरेशंस हैं, यहाँ पर यूनियन के पास भी पावर है। फिर इंडिया के अंदर हमें पता है 29 स्टेट हैं, तो अलग अलग 29 स्टेट में भी उनके खुद के चीफ मिनिस्टर हैं, अलग अलग पावर वहाँ पर भी। तो ये क्या है, पावर को नॉन सेंट्रलाइजेशन किया गया है, अनसेंट्रलाइजेशन करके अलग अलग भागों में बांट दिया है। फिर यहाँ पर नीचे जाएंगे स्टेट के लेवल पे तो और ज़्यादा इसको कर दिया गया है पंचायत के लेवल पे। म्यूनसिपैलिटीज़ है उसके नीचे पंचायत है। तो पावर किसी एक इंसान या एक अथॉरिटी के हाथ में ना होकर यहाँ पर बटी हुई है। अथॉरिटेरियन के अंदर क्या होगा कि आपका जो लीडर होगा, या एक या दो से ज़्यादा लीडर वो हो सकता है मिलिट्री के लीडर वो हो सकता है कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है कोई हायरार्किकल लीडर हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि बाय बर्थ उस लीडर यहाँ पर आया हो। तो उसमें क्या हो रहा है कि अथॉरिटी और पावर सिर्फ उसी के हाथ में है। अब हमें समझ में आ रहा है कि इंडिया के जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हैं उनके देखने को हमें ये समझ में आता है कि वो लोग अथॉरिटेरियनिज्म को यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। खासकर 2017 से लेकर 2024 तक का अगर हम टाइम देखते हैं तो ये काफ़ी डिक्लाइन हुआ। पहले डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले इंडिया में लगभग 46% लोग थे,
वो घटकर अब 32% ही रह गए हैं। यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 68% ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र के खिलाफ जा रहे हैं। कारण क्या है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा उनको गवर्नेंस का स्टाइल नहीं लग रहा है, खासकर इंटरनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। अब अथॉरिटेरियनिज्म में एक और चीज़ होगी कि अगर आप अथॉरिटी हैं तो आपकी कोई चाइना से हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी। जैसे अभी क्या होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अलग अलग वो प्रोटेस्ट करती हैं, अलग अलग पार्टीज़ के अलग अलग सीएम बनते हैं, लोकसभा में भी अलग मेंबर आते हैं, राज्यसभा में भी अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। लेकिन अगर आप अथॉरिटेरियनिज्म के अंदर जाएंगे तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं देंगी। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन में यहाँ पर प्यू ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ये सर्वे किया है, बल्कि उन्होंने बताया है कि जो हाई इनकम कंट्रीज़ है उनमें जो परसेंटेज है कि स्ट्रॉन्ग लीडर बेनिफिशियल होगा वो काफ़ी कम है। जैसे स्वीडन जैसी कंट्री जिसके अंदर इनकम भी ज़्यादा है, केवल 8% लोग ही ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है या अथॉरिटेरियनिज्म के साथ में खड़े हुए हैं। यूएसए के अंदर भी ये संख्या काफ़ी है, 32% तक, कनाडा में 27, यूके 37, और इंडिया को अगर हम देखते हैं तो पाते हैं 85% लोग ऐसे हैं जो इस दिशा में बढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी एक चिंता की बात है। जापान में ये नंबर 41% है, इसराइल में 26% ऑफ पॉपुलेशन है, और जो मीडियम कंट्रीज़ ये भी हम देखते हैं कि ये जो जितनी ज़्यादा है वो यहाँ पर लो इनकम कंट्रीज़ में है, जैसे कि केन्या, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, मेक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऐसी कंट्रीज़ ये ज़्यादा है जिनके अंदर हम डेमोक्रेसी को जाते हुए देख सकते हैं। इवन यहाँ पर पॉपुलेशन दिखाई गई है कि डेमोक्रेसी जो अच्छा मेथड है वो घट के 44 से 36% हो गया है, और जो कह रहे हैं कि इलेक्टेड लीडर जो है वो क्रिटिकली गुड और बैड होते हैं तो वो बढ़ गया है। 65% से 82% ऐसे लोग हो गए हैं जो कह रहे हैं कि इलेक्शन करके लीडर को चुनने से भी कोई फ़ायदा डेमोक्रेसी में नहीं हो रहा है। तो ये डाटा कितना है? पिछले 4 साल का है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है माउंटेन्स ऑफ प्लास्टिक आर चोकिंग द हिमालयन स्टेट। देखिए आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है पॉल्यूशन के बारे में। इंडिया की जो हिमालयन रेंज है उसके ऊपर बहुत सारा प्रदूषण हो गया है, उससे लड़ने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ अर्जेंसीज़ करना पड़ेगा। अब जो प्लास्टिक को हम देखते हैं कि इंडिया का जो हिमालयन रीजन है उसके लैंडस्केप के लिए बहुत ज़्यादा जाता है, वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल सोर्स है हम देख पाएंगे, लेकिन उसी हिमालय के ऊपर यहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है। इवन पॉल्यूशन जो है वो तो ह्यूमन बॉडीज़ में भी पाया जाने लगा है, किडनीज तक पहुँच जाता है छोटे लेवल पे। प्लास्टिक को अगर हम देखें प्लेसेंटा में भी प्लास्टिक प्रेजेंट हो जाता है। तो इसी तरीके से हिमालय में भी रैपिड अर्बनाइजेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड से शहरीकरण हो रहा है, टूरिज़्म यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है कि जो लोग घूमने के लिए आते हैं। इनएफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट अगेन एक यहाँ पर रीज़न है। नॉन रिसाइकेबल प्लास्टिक होता है। बहुत सारे ऐसे सेवरल रीजन हैं जो कि वहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ कर रखे हुए हैं। तो इसी वजह से माइक्रो प्लास्टिक को लेकर यहाँ पर ख़राब करने की, हटाने की बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ हमारा जो इकोलॉजी है हिमालयन स्टेट्स का वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। माइक्रो प्लास्टिक डिग्रेडेशन से बनता है। जब हम लार्ज जो प्लास्टिक होते हैं उसको डिग्रेड होता है, ख़त्म होता रहता है वो, तो उससे क्या होता है बहुत छोटा प्लास्टिक के कण बन जाते हैं जो वाटर के अंदर भी मिल जाते हैं, इवन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एंट्री कर जाते हैं। वो ज़्यादातर पाए जा रहे हैं यहाँ पर लेक्स वगैरह में, रिवर्स में, ग्लेशियर के अंदर, जहाँ पर वो बहुत सालों तक यहाँ पर रह सकते हैं बर्फ़ के अंदर। इवन टूरिज़्म और अर्बनाइजेशन की वजह से भी यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसको क्या बताया जा रहा है कि अभी अर्जेंट नीड है सस्टेनेबल टूरिज़्म लाने की और अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज़ लेकर आने की। वेस्ट मैनेजमेंट को इनएडुकेसी है। 2023 में प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया था जनवरी 6 को, जो कि गैप दिखा रहा था कि कितना प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पर हो रहा है, जनरेट हो रहा है, और उसकी मैनेजमेंट कितने की हो पा रही है। तो उसमें ये पता चला था कि लगभग 68% जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो क्रिटिकल नीड है कि वो मैनेज हो ही नहीं पाता है। यानी कि केवल और केवल 42% ही ऐसा प्लास्टिक है जिसको हम मैनेज कर पाते
जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक ऐसा है जिसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और इसी वजह से ये एक प्रॉब्लम की सिचुएशन बनी हुई है। इवन हिमाचल प्रदेश के अंदर बाय बैक पॉलिसी एक लेकर आए गए हैं। बाय बैक यानी कि दोबारा से आपने जो किया उसको फिर से वापस से बाय करिए, खरीदिए। और इसमें भी जो पैकेज्ड होते हैं मिनरल वाटर के वगैरह के, तो उसको कॉम्बैक्ट करने के लिए ये एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। इवन सिक्किम के अंदर क्या किया है कि जो मिनरल वाटर आता है, वाटर की बोटल्स जो आती है पैक होकर, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। देखिए सिक्किम इंडिया की एक ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड मिलता है, बल्कि इंडिया की नहीं वर्ल्ड की ऐसी स्टेट है सिक्किम। तो उसमें जब प्लास्टिक की बोतल्स के ऊपर पानी के लिए बैन लगाया जाता है तो वो इसी कारणवश लगाया जाता है ताकि वहाँ की इकोलॉजी यहाँ पर ख़राब ना हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल और आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ हम आ गए हैं, जो कि है इंडिया कोस आई क्रिटिकल मिनरल माइनिंग इन लंका ऑस्ट्रेलिया एज गवर्नमेंट एक्सपेंड सर्च। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है इंडिया के अंदर, उन्होंने 2 मीटिंग्स को यहाँ पर होस्टेड किया था इंडस्ट्री में, जो कि मीटिंग्स की गई थी श्रीलंका के साथ में और ऑस्ट्रेलिया के साथ में। अब हमें कुछ क्रिटिकल माइनरल्स की ज़रूरत है। इंडिया के अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की बात हो रही है और उसी के बैटरी के लिए जो इस्तेमाल में चाहिए वो होता है ग्रेफाइट। अब इंडिया में ग्रेफाइट इंडिया की डिमांड के हिसाब से कंप्लीट नहीं है, उसी कारण से मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है और हमारे मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट किए हैं श्रीलंका के साथ में और ऑस्ट्रेलिया के साथ में कि ये दोनों कंट्रीज से ही हमारे जो मिनरल्स हैं हम इनको लेके आएंगे, जिसके अंदर कोबाल्ट भी आएगा, जिसके अंदर हम देख पाते हैं ग्रेफाइट भी आएगा। और ये अपॉर्चुनिटी है कि लगभग 30,000 ऐसी माइंस होंगी जो इंडिया की कंपनी इन देशों में काम कर रही हैं, उनको उन देशों की इंडिया के गवर्नमेंट के साथ ये कॉन्टैक्ट होने की वजह से वहाँ से ये जो डाटा है, ये जो चीज़ें हैं वो लेने का अधिकार, ये माइंस वगैरह के अंदर से जो मिनरल्स है वो एक्सट्रैक्ट करने का अधिकार वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है इंडिया के लिए खास कर की। और हम देखते हैं कि इंडिया का जो 74% ग्रेफाइट निकलता है वो यहाँ पर सिर्फ जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एंड कश्मीर से ही निकलता है। हाउएवर जो तमिलनाडु, झारखंड और उड़ीसा जैसी कि यहाँ पर स्टेट्स हैं उसके अंदर भी ग्रेफाइट रिजर्व है, लेकिन वो काफ़ी कम है या फिर उसमें से इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है कि आप उनको बाहर निकाल पाए। नेक्स्ट आज का हमारे न्यूज़पेपर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जो भी अभी तक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आती रहूँगी। हो सकता है कि आज मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ी डिफरेंट लगी हो ड्यू टू आई हैव सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन ऑन गोइंग, बट खैर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।